नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। शुरुआत इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। कावेरी मुद्दे पर एआईएडीएमके और डीएमके सांसदों के अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। सभापति की जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन चलाने की अपील। विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक में नेता के नाम पर लगेगी मुहर। एसपी बीएसपी का समर्थन का ऐलान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन जाकर राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी। मुख्यमंत्री के नाम का हो सकता है ऐलान। आज शाम राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में जीत के बाद आज रायपुर में कांग्रेस विधायकों की बैठक। स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को 2025 तक बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% करेगा भारत। भागीदारी फोरम 2018 के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बजट, बेहतर नतीजे हासिल करने और मानसिकता बदलने की जरूरत। फ्रांस के स्ट्रेसबर्ग शहर में क्रिसमस बाजार में गोलीबारी के बाद फ्रांस सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा। सीमा पर बढ़ाई निगरानी। गोलीबारी में 3 की मौत, 12 घायल। सबसे पहले बात संसद सत्र की। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही में विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध देखने को मिला, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी, जबकि गतिरोध की वजह से लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में तमिलनाडु की 2 मुख्य पार्टियों ने कावेरी मुद्दे पर गतिरोध पैदा किया और प्ले कार्ड लेकर सभापति के आसन के समीप आ गए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनसे अपनी सीट पर वापस लौटने को कहा। साथ ही बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है, लेकिन सभापति के बार बार अपील के बावजूद वो वेल में ही बने रहे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। Honorable members, I have received notices under 267 by Sri D. Raja, Srimati Vijaya Satyanath, please, Tirch Siva, Sri Anand Sharman, Vishnu Viswam, K.K. Ragesh, Derek Oberon on various issues. I have not permitted them, but I will be allowing them through other notices. So, I will be allowing discussion on other provisions. If this is the way, then you don't want the house to run. I leave it to you. 12 बजे प्रश्नकाल की शुरुआत में ही डीएमके और एआईएडीएमके सांसद फिर से वेल में आ गए और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। Honorable members, day before yesterday, the people of India in certain states, they have overwhelmingly participated in the election and gave their verdict. That shows that they have confidence in the democratic system of the country. That being the case, we should respect the people's sentiment, allow the House to function and take up issues. I am willing to take up all the issues. I have no problem whatsoever. If this is not the way, I am not going to be dictated by these ways. I appeal to all the members who are there in the well, Tamil Nadu floods, Kerala floods, all other issues, every issue will be taken up in the House. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए कानून नीतियां बनाने के लिए संसद एक मंच है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सांसद देश के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। सदन या संसद नीतियों को बनाने, कानून बनाने और देश को आगे ले जाने का सबसे प्रामाणिक, प्रतिष्ठित और सर्वे सर्वा संगठन फोरम आप कह सकते हैं। तो इस फोरम पर मैदान में तो हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति करते हैं, पर देश को बनाने का काम हम सब मिलकर करेंगे, यह मुझे यकीन है। एक दूसरे को परास्त करने, पीछे छोड़ने का काम तो सत्ता में, मैदान में हम करते ही हैं, पर सदन का मुख्य धर्म है कि वो देश को आगे ले जाने के काम में कैसे एक मत होकर काम करे और एक साथ बैठकर कानून और नीतियों पर विचार करें, ताकि वो नीतियां और कानून देश को आगे ले जाएं। आज
देश संयोग से गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है और 6 दिसंबर को हमने आम्बेडकर साहब को याद किया। गांधी की 150वीं जयंती के आधार पर कम से कम इस देश की राजनीति मर्यादित ढंग से सदन में चले, यह तो हमारी प्राथमिक कोशिश होगी। और मैं डॉक्टर आम्बेडकर को चूंकि हम लोगों ने महज 6 दिनों पहले याद किया है, उनका एक मैं बड़ा दिलचस्प कोट पढ़ रहा था जो मैं आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहूंगा, जिनको हम संविधान का आर्किटेक्ट मानते हैं। उन्होंने क्या कहा कि लोकतंत्र कब मजबूत होगा, तो 25 नवंबर 1949 को जब संविधान एडॉप्ट किया गया तो बाबा साहब से पूछा गया कि लोकतंत्र को मजबूत करने, बरकरार करने के लिए क्या करना होगा। उनका स्पष्ट जवाब था, सबसे पहले तो हमें संवैधानिक सिद्धांतों को अपनाते हुए सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को निरंतर पाना होगा। दूसरा, और उसके बाद हमारे इन प्रतिनिधि संस्थानों को, जो आप कह रहे हैं संसद, उनको अनुशासन का ख्याल रखते हुए सफलता की कहानी लिखने पर ध्यान देना होगा, ताकि जो आम जनता हमें उम्मीदों की नज़र से देखती है, उसकी जो आकांक्षा हो वो यहाँ पूरी हो सके। तो हम जनता की आकांक्षा, देश की आने वाली नई पीढ़ी के लिए एक उम्मीदों भरी दुनिया के निर्माण का दायित्व तो हमारे कंधों पर है। मुझे यकीन है कि सारे सांसद इस गंभीर अपने दायित्व को समझते हैं और हम बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल का कहना है कि शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयकों पर चर्चा होनी है और उन्हें पारित किया जाना है। ऐसे में विपक्ष को सरकार का सहयोग करना चाहिए। हमारे साथ हैं केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री विजय गोयल जी, और संसद की सत्र की कार्रवाई पे बातचीत करेंगे। सर, आज का जो सत्र शुरू हुआ उसमें तो हंगामा काफ़ी हुआ, सरकार को क्या उम्मीद है कि सत्र कैसे चल पाएगा और इम्पोर्टेंट बिल पड़े? सरकार को पूरी उम्मीद रहती है और सरकार ने इस बात का प्रयत्न भी किया। मैंने स्वयं जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी बातचीत की और ऑल पार्टी लीडर्स की जो मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी, उसमें भी सारे विपक्षी नेताओं ने भी ये आश्वस्त किया था कि भाई सदन चलना चाहिए। और सरकार के सामने बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, करीब 9 बिल तो राज्यसभा के सामने हैं जो पुराने लंबित हैं। इसके अलावा 16 बिल लोकसभा के सामने हैं, 20 और नए बिल हैं। तो ये बिल आप ये मत समझिए सरकार के हैं, ये बिल जो हैं सब जनता के हित के हैं। तो जनता के हित के हैं तो फिर ये जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ विपक्ष की पड़ती है कि बिल पास होने चाहिए जी। तो अब मैं समझता हूँ कि चुनावों के परिणाम भी आ चुके हैं, ऐसे के अंदर लोगों को ये देखना चाहिए, सभी हम जो सांसद हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, कि सदन ठीक तरह से चले और ये जनहित के जो बिल हैं ये पारित हो क्या रहा है कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस करके लोग टेलीविज़न के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। डिबेट होनी चाहिए संसद के अंदर, पर लोग यहाँ तो बाधा करते हैं और फिर जाके टेलीविज़न पर डिबेट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अगले आने वाले दिनों के अंदर कामकाज ज़्यादा होना चाहिए। सर, एक मुस्लिम ट्रिपल तलाक का जो बिल था वो इस बार लगा हुआ है, और कल स्पीकर ने जो ऑल पार्टी मीट बुलाई थी उसमें बोला था कि महिला आरक्षण पे भी इस बार मांग कर हो रही है कि उसको भी निपटाया, पारित होना चाहिए। देखिए, संसद के अंदर चाहे वो विपक्ष हो या अन्य पार्टियां हों, सबको ये अधिकार है वो किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं। और बहुत से 2-3 तो हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस ही लंबित हैं, उनको पारित होना है। और जैसा मैंने बताया कि पुराने महत्वपूर्ण बिल भी हैं, तो चाहे वो महिला आरक्षण हो या दूसरे मुद्दे हों, सरकार कम से कम हर मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो ये थे विजय गोयल, कह रहे हैं सरकार हर मुद्दे पर, हर बिल पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन से सुधांशु के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और हम सीधा रुख करेंगे अपने संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह का, जो कि संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आम चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण सत्र और इस सत्र को लेकर उम्मीद यही जताई जा रही है कि कामकाज बेहतर होगा, लेकिन गतिरोध भरी शुरुआत देखकर संशय बढ़ गया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रीति। हालांकि सभापति की ओर से लगातार ये प्रयास जारी रहा है और उन्होंने खुद अपने निवास पर एक बैठक बुलाई जिसमें सारे महत्वपूर्ण नेता उस समय मौजूद थे। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑल पार्टी मीटिंग में जो बात कही कि हम सभी तरह के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो वो सारी बातों को अगर लेके देखेंगे तो सरकार की तरफ से लगातार प्रयास तो हो रहा है, लेकिन जो दक्षिण के मामलों को लेकर के जो गतिरोध हुआ है आज, उसमें भी आपने देखा कि सभापति ने कहा कि जो भी क्योंकि जो नोटिस आई हैं 267 के तहत सभापति ने कहा कि नहीं, बाकी प्रक्रियाओं के तहत जो है वो तैयार हैं हर तरह के मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि अगर आप देखेंगे आज सुबह भी तो बहुत ही स्मूथ तरीके से हाउस की फंक्शनिंग हुई। सबसे पहले जो है जॉर्ज बुश को श्रद्धांजलि के बाद मेरी कॉम, जो कि उच्च सदन की मेंबर भी हैं, उनको बधाई दी गई उनके एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के लिए और उनके सहयोगियों को भी बधाई दी गई।
दोनों मंत्रियों के जो बयान भी हुए जो है रविशंकर प्रसाद के, किरण रिजिजू के, और लेकिन आगे की जो कार्रवाई और कोई विधायी काम जो है, क्योंकि कल तो आपने देखा, कल वैसे ही जो है शोक संवेदना व्यक्त करने के साथ ही साथ ये हाउस जो है उठ गया था। लेकिन आज जो है उम्मीद ये थी कि जो कुछ बातें हैं आगे बढ़ेंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब 2 बजे जो हाउस बैठ रहा है उसके बीच में किस तरह से रुख अपनाया जाता है, ये देखना है। जी प्रीति, बिल्कुल, आज 3 अहम विधेयक भी हैं राज्यसभा के एजेंडे में, और 2 बजे देखना होगा कि विधायी कामकाज किस तरह से आगे बढ़ता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। और राज्यसभा में आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में मौजूद सदस्यों ने उनके सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। जॉर्ज H.W. बुश का 30 नवंबर को 94 साल की उम्र में निधन हो गया था। His demise is an irreparable loss to the United States of America and its people. This House joins the bereaved family, the government, and the people of the United States of America in mourning the passing away of Mr. George H.W. Bush and conveys its heartfelt condolences to them in their hour of grief. We deeply mourn the passing away of Mr. George H.W. Bush. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. राज्यसभा में अब तक के सबसे भारी उपग्रह GSAT-11 के सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों को बधाई दी गई। GSAT-11 का सफलतापूर्वक लॉन्च 5 दिसंबर को फ्रेंच गुआना से किया गया था। GSAT-11 भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत देश भर में ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा, जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है। GSAT-2 will be instrumental in providing high data rate connectivity to users of Indian mainland and islands. GSAT-2 is also poised to augment the BharatNet project, which envisages delivery of high-speed broadband services in over 2.5 lakh gram panchayats in the country. This achievement has added yet another precious milestone in the success story of Indian space history. On behalf of the House and on my own behalf, I congratulate the scientists, engineers, technicians of ISRO who are associated with this project, and do hope that they continue to scale greater heights and make the country proud of their achievements. We wish them all success for their future endeavors. राज्यसभा में आज बॉक्सर मैरी कॉम को महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी गई। सदन की तरफ से उन्हें बधाई देते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि 6ठी बार स्वर्ण पदक जीतकर मैरी कॉम ने इतिहास रच दिया। सभापति ने मैरी कॉम के साथ साथ सोनिया चहल, सिमरनजीत कौर और लवलीना वर्गोहल को भी बॉक्सिंग की विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीतने पर बधाई दी। On behalf of the whole House and on my own behalf, I congratulate Srimati M.C. Mary Kom, a nominated member of this August House, for clinching the gold medal in the 48 kg category in the Women's World Boxing Championship held at New Delhi in November 2018. With this feat, Srimati Mary Kom has become the most successful amateur woman boxer in the global history with 6 world championships, gold medals and 1 silver to her credit. She made not only the whole country proud of her achievement, but even this house too, and all of us being her colleagues. वहीं लोकसभा में आज कर्नाटक के 2 नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। कर्नाटक के बेल्लारी लोकसभा सीट से निर्वाचित वीएस उग्रप्पा ने आज शपथ ली। वहीं कर्नाटक से मांड्या लोकसभा सीट से एलआर शिवराम गौड़ा ने भी शपथ ली। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के सामने उन्होंने अपना दावा रखा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के ऐलान के बाद राज्य में कांग्रेस बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा जुटा चुकी है। 4 बजे कांग्रेस विधायकों की
पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक के एंटनी के साथ बैठक होनी है। इसमें विधायक दल के नाम पर मुहर लगेगी। जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिली है। कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे वो सिर माते हैं। हम सबको एक साथ मिलकर जनता की आशा और अभिलाषाओं को पर खड़े उतरकर उन्हें पूर्ण करनी है, यही हमारा संकल्प है। हमारी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की सोच व नीतियों से सहमति न जताते हुए भी यहाँ मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला लिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि जनादेश का सम्मान वो करते हैं। उन्होंने राज्य में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कमलनाथ को बधाई दी। मित्रों, प्रदेश के इतिहास में यह दूसरी बार है जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने यद्यपि वोट ज्यादा प्राप्त किए हैं, लेकिन संख्या बल में हम पिछड़ गए हैं। मैं संख्या बल के सामने शीश झुकाता हूं और हमने फैसला किया है कि स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर चली, लेकिन कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। नतीजों में कांग्रेस 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि बीजेपी ने 109 सीटें हासिल की हैं। बहुजन समाज पार्टी को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है, तो निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से बीजेपी सत्ता में है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी को 41% वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 40.9% वोट मिले हैं। बीएसपी को 5% वोट मिले हैं। और इस समय भोपाल में रुक करेंगे। हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद फातेह, अब सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलकर दावा पेश किया है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि राज तिलक किसका होगा? अनुभव को तरजीह दी जाएगी या युवा चेहरे को कमान सौंपी जाएगी? क्या हलचलें हैं इसे लेकर? बिल्कुल प्रीति, यहाँ पे मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले 24 घंटे से जो संशय के बादल थे वो पूरी तरह से छट चुके हैं। अभी कमलनाथ ने राज्यपाल से मिलकर के उन्होंने 122 तकरीबन जो विधायक हैं उनके समर्थन पत्र को पेश करके सरकार बनाने का दावा पेश किया। 4 बजे विधायक दल की बैठक भी होनी है। देखिए, बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा मध्य प्रदेश में। अगर हम पिछले 24 घंटे पर गौर करते हैं, नजर डालते हैं, तो किस तरह से बिल्कुल नेक टू नेक फाइट थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। देखिए, यहाँ पे जो 15 साल से हुकूमत रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो देखने को नहीं मिला प्रीति। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अपनी परंपरा से हट करके जिस एकजुटता का प्रदर्शन किया है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, उससे कहीं ना कहीं उसको फायदा जरूर मिला, ये कह सकते हैं। और रही बात कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जिस तरह से यहाँ पे अभी जो खबर आ रही है उससे ये मालूम होता है कि शायद कमलनाथ को ही लोग अपना समर्थन देंगे। और जिस तरह से बहुमत का जो जरूरी आंकड़ा है वो भी कांग्रेस पार्टी ने छू लिया है। 4 निर्दलीय भी इनके साथ आ गए हैं। मायावती और समाजवादी पार्टी ने भी इनको समर्थन दे दिया। ऐसे में 122 का जो जरूरी आंकड़े से भी ऊपर इन्होंने अपना जो समर्थन पत्र दिया। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही आज शाम तक या कल तक जो सूत्र बताते हैं यहाँ पर कमलनाथ के नाम का ऐलान होगा और जो राज्यसभा, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो पटरी पे आएगी और यहाँ पे नई सरकार का गठन होगा। प्रीति, बिल्कुल, जो सियासी सूखा था वो दूर किया है कांग्रेस ने और संशय के बादल हटे हैं। अब 4 बजे जो कांग्रेस विधायकों की बैठक होनी है केंद्रीय पर्यवेक्षक के एंटनी के साथ, तो हो सकता है उसके बाद भी कुछ तस्वीर साफ हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद फातेह इस तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करेंगे राजस्थान की, जहां जीत के बाद कांग्रेस विधायकों की आज जयपुर में बैठक हो रही है। इसमें विधायक दल के नेता के नाम का फैसला पार्टी अध्यक्ष को करने का प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री पद के दावेदार सचिन पायलट ने कहा है कि पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां हमारा समर्थन करेंगी और आज शाम
राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला राहुल गांधी करेंगे। विधायक दल की बैठक हो रही है, एक प्रस्ताव पास होगा, फैसला हाईकमान को अधिकार दिया जाएगा करने का। फिर एक एक राय भी ली जाएगी कि विधायकों की भावना क्या है, और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की जाएगी। जो आए हैं ऑब्जर्वर मिस्टर वेणुगोपाल जी और अविनाश पांडे जी, और उसके बाद में फिर हाईकमान से चर्चा करके फैसला होगा। ये प्रक्रिया हर राज्य में अपनाई जाती है। राजस्थान में एक नया दौर शुरू होगा नई सरकार के निर्माण के साथ, और हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पर हम किसान और नौजवानों को प्राथमिकता देकर जो मैनिफेस्टो में हमने कमिटमेंट किए उनको पूरा करें। और राजस्थान में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाई। राजस्थान की कुल 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस 99 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई है। बीजेपी को 73 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में 3 सीटें और सीपीएम को 2 सीटों पर जीत मिली है। भारतीय ट्राइबल पार्टी 2 सीटों पर जीत गई है। निर्दलीय उम्मीदवार ने 13 सीटों पर जीत हासिल की है। बात करें वोट शेयर की तो कांग्रेस को 39.2% वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 38.8% वोट हासिल हुए हैं। बीएसपी को 4% वोट मिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। रायपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव हो सकता है। राज्य में 15 साल बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई है और कांग्रेस को राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। नतीजों के मुताबिक कांग्रेस 90 में से 68 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत उसने हासिल किया है, जबकि बीजेपी को महज 15 सीटों पर ही जीत मिली है। बहुजन समाज पार्टी 2 और अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 43% वोट मिले हैं, बीजेपी को 33% वोट मिले हैं, बीएसपी को 3.9 और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को 7.6% वोट मिले हैं। वहीं मिजोरम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य में पार्टी के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री ललथनहावला की दोनों सीटों से हार हो गई। राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट ने शानदार जीत हासिल करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। 40 सदस्यीय राज्य विधानसभा में मिजो नेशनल फ्रंट 26 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली। निर्दलीय उम्मीदवार 8 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। राज्य में बीजेपी ने पहली बार खाता खोला है। बीजेपी उम्मीदवार ने राज्य की टुईचांग सीट से जीत हासिल कर ली है। Since I'm going to form the government now, my first priority will be 3 things. One is we are going to impose prohibition of the liquor. Number 2 is that since the infrastructure of the state is so bad, especially in the field of road construction, we will do the repairing and of the roads, because without road, no development can work. Number 3 is that we have a flagship program, which is called the Socio-Economic Development Program. A CDP will implement that. That would be my 3 priorities. सबसे बड़ी जीत तेलंगाना में टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नाम रही है। राज्य में कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी टीआरएस बम्पर वापसी करने में कामयाब रही। राज्य में कुल 119 सीटें हैं। टीआरएस को 88 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को 19 और उसकी सहयोगी टीडीपी को 2 सीटें मिली हैं। एआईएमआईएम के खाते में 7 और बीजेपी को 1 सीट मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को बधाई दी है। बीजेपी की हार पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनादेश को विनम्रता के साथ स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके तेलंगाना में एक तरफा जीत के लिए निवर्तमान मुख्यमंत्री केसी राव को भी बधाई दी। उन्होंने मिजोरम में विजय के लिए मिजो नेशनल फ्रंट को भी बधाई दी। पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि रात दिन मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने और वो उन्हें सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीत और हार जीवन का हिस्सा है और आज का परिणाम
लोगों की सेवा और भारत के विकास के लिए और कठिन मेहनत करने के संकल्प को अधिक मजबूत बनाएगा। कुछ और अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत साल 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2.5% करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत उन पहले देशों में शामिल है जिन्होंने शिशुओं पर पूरा ध्यान देने और शिशुओं के लिए पूर्ण स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम कार्यक्रम को लागू किया है। नारी शक्ति युवा शक्ति का कल्याण विषय पर पार्टनर फोरम सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी स्वास्थ्य क्षेत्र पर देश का खर्च जीडीपी का 1.15% है और इसे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में मिशन इंद्रधनुष के तहत देश में 3.28 करोड़ बच्चों और 84 लाख गर्भवती महिलाओं तक पहुंच बनाई गई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने काफी प्रगति की है, हालांकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि हमारा जोर बड़े बजट, बेहतर परिणाम प्राप्त करने, मानसिकता बदलने से लेकर निगरानी पर है और इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। We are committed to increasing India's health spending to 2.5% of GDP by 2025, reaching to more than $100 billion. This will mean an actual increase of 345% over the current share in just 8 years. We will continue to work for the betterment of people. और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।